पीडोफिलिया का बुरे कैरेक्टर से ताल्लुक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उसे बुरा कहा जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसकी तोको की जा सकती है। फिर कल उसे बुरा नहीं समझा जाएगा। हाँ, कल शायद फिर बुरा ना समझा जाए। मैं आमतौर पर ऐसी वीडियोस देखता हूँ और आमतौर पर दूसरा बंदा कलमा शहादत पढ़ लेता है, लेकिन मैं थोड़ा जैसे गहराई में जा रहा हूँ। आप क्या करते हैं? क्या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं? जी हाँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ। हर मजहब में खालिक का तस्वर मौजूद है। इस्लाम में सब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बुद्ध मत में बुद्धा को मानते हैं। हम खालिक का पता कैसे लगाते हैं? क्या ज़्यूस खालिक नहीं हो सकता? आपका क्या ख्याल है? इस बात का हतमी जवाब देना तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। जब साइंस हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ों को सच्चाई बनाकर दिखाता है तो आखिर में वहीं कुछ गलत साबित हो सकता है। हो सकता है कि हमने कुछ नज़रअंदाज कर दिया हो, कोई चीज़ भूल गए हो, और ये फैक्टर मुतासिर हो सकता है और हमारी सारी पेशगोइयां आखिर में गलत साबित हो सकती हैं। हाँ, लेकिन क्या आपका ऐसा कोई अकीदा है या आप खालिक पर यकीन रखते हैं? फिलहाल तो नहीं। आप मुझे पैंथियस्ट कह सकते हैं, जिसमें हमारा अकीदा यह है कि फितरत ही खुदा है, लेकिन ये किसी अकीदे की तरह नहीं है। मतलब सब चीज़ें खुद ब खुद वाक़ होती हैं। क्या आप मानते हैं? जी, हत्ता कि अगर कोई और ये सब करवा रहा है तो मैं उसे नहीं जानता। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। अगर ये एटम या फिर जिसे हम नेचर कहते हैं खुद ब खुद ये सब कर सकते हैं, हत्ता कि सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक के पास भी इतनी नॉलेज और पावर होनी चाहिए ताकि वो सब कुछ खुद करने के काबिल हो। मिसाल के तौर पर इस तरह सोचें, हमारे सेल्स सांस लेते हैं तो लॉजिकली हमारे सेल्स के अंदर मौजूद हर एटमी जर्रे को सांस लेने का पता होना चाहिए। कुछ तजर्बाती कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि वो जानते हैं। जिसे हम नॉलेज कहते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत एडवांस न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से है। उन नन्ही चीज़ों में ऐसा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं देखा गया और जिन कामों के बारे में हम जानते हैं वो उनके जरिए जाहिर नहीं होते हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इनमें नॉलेज मौजूद है। हम हर चीज़ जानबूझकर नहीं करते। आप रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल लें, ये हमारे इल्म में आने से पहले ही हो जाता है, इस तरह से कि हम खुद भी नहीं जान पाते। बिल्कुल। लिहाजा यकीन रखने के लिए जानना जरूरी नहीं है। इसी पर अमल करते हुए मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें जो मैं लाशऊरी तौर पर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो सब मैं नहीं करता। जी हाँ, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और है जो ये सब कर रहा है। मेरा यही ख्याल है। मसलन आप कहते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, ये नेचर करती है। क्या ये दुरुस्त है? मसलन आपके पास एक बैग है, मेरे पास एक घड़ी है, जूते हैं। अगर ये सब बनाकर डिस्प्ले पर रखा गया है, मेरी लॉजिक, मेरा कंपैरिजन मुझे बताता है कि इनके बनने की सारे मरहलों का पता होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। मसलन अगर एक इंजीनियर आपके पास आता है और कहता है कि ये घड़ी उसने डिज़ाइन की है, और फिर आप उससे इस घड़ी के बारे में पूछते हैं, इसकी बनावट के बारे में, वो कहे मैं नहीं जानता। अगर आप उससे पूछें ये कैसे काम करती है और वो आपसे कहे मुझे नहीं पता, फिर आप उससे कुछ और पूछते हैं और वो फिर यही कहता है कि मुझे नहीं पता। अगर आप उससे कुछ और पूछते हैं और फिर भी वो कहे कि मुझे नहीं पता, तो अगर आप इससे पूछें कि आपने ये कैसे किया, फिर भी उसके पास जवाब ना हुआ, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे कि क्या यही वो इंजीनियर है जिसने ये घड़ी डिज़ाइन की है? क्या हम ऐसे यकीन कर सकते हैं? मैं इसे थोड़ा पॉजिटिव साइंस की साइड से देखूंगा और फिर कुछ कहूंगा। कुछ पॉइंट्स पर आप पहले ही सवाल करना छोड़ देते हैं, और अगर कोई चीज़ मुख्तलिफ कंडीशंस में, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में वही कुछ करती है, वही कुछ दिखाती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये चीज़ यही काम करती है। और अगर आप ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते तो आप इस नॉलेज को दुरुस्त समझते हैं और कबूल कर लेते हैं। समझ गया। दरअसल ये एतकाद की तरह है, क़यास की तरह लगता है। देखें, क्यास तो नहीं, दरअसल हम बस इसको इसी तरह कबूल कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम इसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में रखते हैं, ऐसा लगता है कि आपने इसकी थ्योरी बनाने के लिए, इसे समझने के लिए कोई चीज़ छोड़ दी है। आपने कहा मुझे ये और वो चाहिए। हाँ, इसकी थ्योरी के लिए इमेजिनेशन का होना ज़रूरी है, नॉलेज का होना ज़रूरी है। एक इवेंट को समझने के बाद आप इस पर गौर कर सकते हैं कि इस इवेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। मैं ये कहता हूँ, हमारा किसी चीज़ की तरतीब को बयान करना, इसके वाक़े होने की तरतीब को बयान करने का मतलब ये नहीं है कि ये काम किसी ने नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं कि वो बिल्डिंग कैसे बनी, और अगर मैं आपको इसका प्लान भी दिखा दूं, और फिर मैं ये दावा करके कहूं देखो मुझे इसका प्लान मिल गया है, क्या आपने देखा? इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्डिंग किसी ने नहीं बनाई। इस बात की सेंस नहीं बनती। जी बिल्कुल। इस मामले में मेरे सेल्स सांस लेते हैं, तो इनकी फिजिकल और केमिकल इक्वेशन दिखाने के बाद भी अगर मैं कहूँ देखो ये सांस लेने का अमल किसी की वजह से नहीं है, तो इस बात में कोई सेंस नहीं है। आपको पता है साइंस में भी अगर हम किसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं तो उसे ऐसे कबूल कर लेते हैं। अगर हम ऐसी बात करें तो ये साइंस के भी उलट होगा। बहुत से इश्यूज के बारे में अब ईसाई और शायद मुसलमान भी तनकीद का निशाना बन रहे हैं। आप ये कहकर कि अल्लाह ताला ने बनाया, खालिक ने बनाया, और फिर बात को छोड़ देते हैं।
لیکن ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم ایک بات سے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یس، میں آپ سے متفق ہوں۔ سائنس اس کو اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے جسے ہم حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایسی چیزیں جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ صرف اس طرح کی ہیں، مثلاً F=ma، لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ قانون ایسا کرتا ہے صرف اعتقاد ہے، کیونکہ ایک قانون تو ویسے بھی بذات خود کچھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ مثلاً چلے یوں کہیں کہ یہاں لکھتے ہیں اس گلی میں اسموکنگ کرنا منع ہے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ شراب نوشی منع ہے۔ اگر یہ قانون کسی پولیس مین یا کانسٹیبل کے ذریعے نہ لاگو کیا گیا تو خود قانون آ کر یہ نہیں چیک کرے گا۔ تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کا فوکس اس بات پر لائیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ اگر ہم کوئی پروگرام کریں تو پھر اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ مثلاً زمین ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، تو کیا یہ لا ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے؟ لا ہمیں اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ اگر لا ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتا تو زمین پر موجود ہر آئٹم کو مجھ پر پاور اپلائی کرنی چاہیے، اور اس پاور کو اپلائی کرنے کے لیے آئٹم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے وزن کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہے اور کتنی پاور لگانی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہر آئٹم کو یہ نالج دینے کے بجائے ایک بہت زیادہ نالج والی ذات ہے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے۔ اس کو ایک کمپنی کی طرح سمجھیں۔ کیا ایک کمپنی میں 200 باسز کا کام کرنا آسان ہے یا پھر ایک باس کا 200 لوگوں کو مینیج کرنا آسان ہے؟ میرے خیال سے ایک باس کا ایک منٹ، میں کنفیوز ہو گیا ہوں۔ پہلے آپ نے کہا کہ لو پابند نہیں ہوتا، آپ نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ او یس، لو کے پاس وہ فورس نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، یہی کہا آپ نے۔ ہاں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں کہ کوئی اور یہ سب کر رہا ہے، کیونکہ مجھے ایسا کچھ نہیں معلوم۔ یہ صرف ایک قیاس ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب تک ہم جس پوائنٹ پر پہنچے ہیں مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جو اس کی اچھی وضاحت کر سکے، اور میں صرف مفروضوں کی بنیاد پر عقیدے نہیں رکھتا۔ وہ پوائنٹس جس کی بیس پر میں نے اپنا عقیدہ رکھا وہ کچھ یوں ہیں۔ مثلاً ایک کتاب جس سے میں نے یہ سیکھا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب اولے پڑتے ہیں تو یہ اولے آسمان میں پہاڑوں سے آتے ہیں، بجلی کا کڑکنا اور چمکنا بھی اس میں شامل ہے۔ ابھی کی لی گئی تصویروں میں جب اولے برستے ہیں، جب بادل دور جاتے ہیں تو پہاڑ کی مانند ایک الگ تہ بادلوں کے اوپر دیکھی گئی۔ یا یہ کتاب بتاتی ہے جیسے بھاری بادل، شاید آپ کو پتہ ہو کیومولس کے برفیلے بادل کا وزن 300 ٹن تک ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی ناپنے والی ڈیوائس موجود نہیں تھی، ان کے پاس ٹولز بھی نہیں تھے۔ کوئی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ یہ بہت ہلکے ہیں، لیکن کوئی اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہے جیسے بھاری بادل، یا یہ کہ لوہا آسمان سے نازل ہوا۔ آپ نے شاید یہ سن رکھا ہوگا۔ اب ہم نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ لوہا زمین کے نیوکلیس میں یعنی اس کے سینٹر کی ہیٹ میں نہیں رہ سکتا، اور یہ کہ ایک ایسٹرائیڈ یا کسی دوسرے پلانٹ کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد لوہا اس دنیا میں آیا۔ یہ تو واضح ثبوت ہے۔ میں آپ کو ایسے 15 اور ثبوت گنوا سکتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی ہوا میں تیر چلاتا ہے اور وہ نشانے پر لگتا ہے تو آپ اسے اتفاق کہتے ہیں، لیکن اگر وہی آدمی 15 بار تیر ٹھیک نشانے پر پھینکے تو آپ اس کو ماسٹر مان لیتے ہیں۔ یہاں ایک پرابلم ہے، جیسے جب کوئی بھی سائنٹیفک فیکٹ سامنے آتا ہے تو اس فیکٹ کو ایبسٹریکٹ ٹرمز میں پیش نہیں کرنا چاہیے، ایسے ایکسپریشن میں پیش کرنا چاہیے جسے سب آرام سے سمجھ سکیں۔ خاص طور پر نیومیریکل ویلیوز میں ان کو اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ ان کا مفہوم ایک بندے سے دوسرے تک پہنچنے میں نہ بدلے۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سائنس ابھی بہت محدود ہے۔ میں ایک مثال دوں گا۔ ہم جسے اخلاقیات کہتے ہیں اس کی وضاحت سائنس میں موجود نہیں ہے۔ تو اخلاقیات کو بھی سائنسی طور پر ماپا جا سکتا ہے، یہ اتنا یقینی نہیں ہے، آپ شاید کسی تجرباتی ماحول میں اسے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن کیا سائنٹیفک فیکٹ کو ویسے بھی قبول نہیں کیا جاتا؟ آبزرویشن، اگر ایسا ہے چونکہ ایک بہتر طریقہ دستیاب ہے تو میں کہوں گا کہ میرا دعویٰ ہے کہ مثلاً 1400 سال پہلے عربوں میں بڑی خراب روایت تھی۔ بیٹی کا پیدا ہونا بڑا شرمناک سمجھا جاتا تھا اور وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا کے مار ڈالتے تھے، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ایک نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں یا نہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے سے واقف نہیں تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سالوں کے دوران دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری روایت کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، اس وقت ٹیلی ویژن، سیٹلائٹ یا انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی کیمرے یا مائکروفون بھی نہیں تھے، پھر بھی اب ہم اخلاقی طور پر بہتر ہیں۔ چلیں اب سب سائنٹسٹ، سوشیولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ کو جمع کرتے ہیں اور انہیں یہ سارے ریسورسز بھی استعمال کرنے دیں، گورنمنٹ استعمال کرنے دیں، انہیں سوشل کمیونٹی کی آرگنائزیشن کا استعمال کرنے دیں، پھر ان سے کہیں کہ پیڈوفیلیا کا خاتمہ کریں۔ پیڈوفیلیا کا برے کریکٹر سے تعلق نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ ایسا ہے کہ جسے برائی بنا کر پیش کیا جائے۔ ایک بچے کا ریپ، کیا اس حوالے سے کسی چیز کو بالکل نارمل کہنا ممکن ہے؟ یہ لوگ ایسا کرنا تو نہیں چاہتے، یہ لوگ بچے کے ریپ کو پریفر نہیں کرتے، وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتے، لیکن یہ کچھ ایسا ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بالکل جینڈر کے مسئلے کی طرح، یا جیسے آنکھوں کا رنگ جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو کیا بچے کے ریپ کی خواہش ان کی جین میں ہے؟
क्या ये उनकी जीन में होता है मुझे ये तो नहीं मालूम, मगर मेरा मतलब है कि अगर ये उनकी जीन में है तो मसलन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ साल पहले तक मुख्तलिफ जेंडर के लोगों को बीमार कहते थे। अगर एक नॉर्मल शख्स के हार्मोन ऐसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए तो वो इसको ऐसा ही समझते थे। फिर उसके खिलाफ शदीद रिएक्शन होने पर उन्होंने इसे चेंज कर दिया। हालांकि जिन्होंने ये डिस्कवर किया वो भी साइंटिस्ट ही थे। वो कहते हैं कि जुड़वा बच्चों में से एक पैदाइश के बाद हम जिन्स परस्ती की तरफ माइल होता है जबकि दूसरा नॉर्मल मर्द होता है, मतलब वो ऐसे जिनसी रुझान रखते हैं। तो अगर ये आपकी जीन्स में है, अगर ये जेनेटिक है, माहौल के फैक्टर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट ने इसे टेस्ट किया तो साबित हो गया कि ये बाद में बदल गया। जीन्स में ऐसी कोई चीज नहीं होती। मसलन मुझे अपनी आंखों के रंग के इंतखाब का हक नहीं है, इसी तरह मेरे पास इसे मुंतखब करने का इख्तियार नहीं है। यह जुमला दुरुस्त है, लेकिन ये इस सूरत में दुरुस्त है अगर आप आदमी या औरत हैं। बाकी की चीज़ों के बारे में साइंटिफिक तौर पर साबित हो चुका है कि वो माहौल के फैक्टर्स की वजह से हैं। हम अपनी जीन्स का इंतखाब नहीं कर सकते, हम वो फैमिली मुंतखब नहीं कर सकते जिसमें हम पैदा हुए, और इसी तरह अपने माहौल का इंतखाब भी नहीं कर सकते। इसी तरह हम उन माहौलियाती फैक्टर्स का इंतखाब भी नहीं कर सकते जो हमें कुछ बनने में मदद देते हैं। हम यहाँ से कहाँ जाते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। मैं अपने माहौल और इसके फैक्टर्स का इंतखाब नहीं कर सकता, तो मेरे लिए किसी का रेप करना नॉर्मल है? मुझे इसकी समझ नहीं आई। मसलन हम उस शख्स की हालत की क्या वजाहत करेंगे जिसका रेप हुआ? क्या हम ये कहेंगे कि ये इसकी अपनी बदकिस्मती है? ये उसकी अपनी बदकिस्मती थी। इस बंदे के हार्मोन पैदाइश के बाद ये इसकी जीन्स में नहीं था, पैदाइश के बाद इसमें यह रुझान पैदा हुआ, इसीलिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। सॉरी, क्या हम उसे ये कहेंगे अपने मुजरिम के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारो? नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे, मगर हम इसका हल कैसे ढूंढेंगे? मेरे जहन में एक अच्छा हल मौजूद है कि मेरी कही गई बात के मुताबिक आप अपनी मर्जी में आजाद नहीं हैं। अगर हम अपनी जेनेटिक्स का, अपने माहौल का, या फिर इस बात का कि हम कौन हैं तयन नहीं कर सकते, तो फिर इस सूरत में हम किसी को भी जुर्म का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मसलन कोई भी आता है और आपको कत्ल कर देता है, उसको कसूरवार नहीं कहा जा सकता अगर वो अपने इरादे में आज़ाद नहीं है, और अगर वो इसको जेल में डालते हैं तो वो जालिम होंगे और इसको खामखा तकलीफ देंगे। ये कुछ ऐसा है जो मुतवक्के है। तो फिर ये वाक़या उसको नफ्सियाती ज़ख्म देगा या फिर वो शख्स ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ों का तजर्बा करता रहेगा। लिहाजा ये एक ऐसा अफसोसनाक एक्सीडेंट है जिसका साइंसी तौर पर कोई हल मौजूद नहीं है। हमें आज के दौर में सबसे अहम, सबसे मुश्किल समाजी ज़ख्मों का सामना है, लेकिन साइंसी तौर पर हमारे पास हल नहीं है। हल तो दरअसल मौजूद है। वो किस तरह? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, इसीलिए उसने आपके साथ ऐसा किया? मैं अपनी मर्जी के लिए आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इस तरह से इकट्ठे हुए कि ऐसे वाक़े का सबब बन गए। इसके लिए सॉरी नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स किसी तरह से इकट्ठे हुए और मुझे और सोसाइटी को उसे बुरा करार देने का सबब बना। कल को ये बुरा नहीं भी हो सकता। जी हाँ, कल शायद इसे बुरा ना करार दिया जाए। हिटलर के वक्तों में कुछ एडमिरल की नज़र में लोगों को कत्ल करना बुरा नहीं था और उनके ख्याल में इंसानियत की खिदमत थी, लेकिन बाद में ख्यालात बदल गए। ये कुछ ऐसा है जो हो सकता था। ये कहना कि अखलाकियात का एक हतमी कानून मौजूद है थोड़ा अलग सा लगता है। ये ऐसा है जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। जब कोई शख्स किसी मुकर्ररा इखलाकी कानून को कबूल ना करे तो मेरे ख्याल में वो ऐसे जराइम में मुलविस हो सकता है। मतलब मैं नहीं चाहता कि किसी का रेप हो, या मैं चाहता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों को सख्त सजा दी जाए। यहाँ तो इन्हें सजा नहीं दी जा सकती। हिटलर ने लाखों बल्कि मिलियन की तादाद में या इससे भी ज्यादा लोगों को कत्ल किया। अगर हम उसे सजा देना चाहें तो यहाँ तो हम उसे सजा नहीं दे सकते। इसलिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो हमेशा के लिए अजाब झेलेगा। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ अपने कामों की पूरी सजा नहीं मिली। उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? तो फिर ये दुनिया इंसाफ की जगह नहीं होगी। दावा यह है कि दुनिया बहुत जालिम है क्योंकि यहाँ कोई खुदा नहीं है। खैर, मैं इसे एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मेरी राय में बुराई के वजूद की बहस। बहरहाल सच तो यह है कि मुझे इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं। मैं अक्सर ऐसी वीडियोस देखता हूँ जिसमें आमतौर पर दूसरा आदमी कलमा शहादत पढ़ता है, लेकिन मैं थोड़ा ऐसा लगता है जैसे मैं गहराई में जा रहा हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम जो बात करते हैं वो समझ भी आनी चाहिए और इस पर कायम रहना चाहिए। मेरी राय में ये एक अच्छी बातचीत थी वैसे, थैंक्स। मगर मुझे यकीन है कि एक बच्चे के साथ जिसकी ये चॉइस नहीं थी रेप हो जाए, इसके नतीजे में वो वाज़ेह तौर पर एक साइकोलॉजिकल फेज से गुजरेगा। हत्ता कि अगर सोसाइटी कल को उसे मुनासिब भी करार दे, फिर भी वो लड़का सारी उम्र इसको झेलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हम साइंस के जरिए इसे हल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रॉमा ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं। ट्रॉमा की ट्रीटमेंट तो हो सकती है, लेकिन जिंदगी के इस मरहले पर अगर वो ऐसी चीजों का तजर्बा करेगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर डेटा एग्जामिनेशन के जरिए आला क्वालिटी के साथ की समाजी मंसूबाबंदी की जा सकती है। फिर हम इस मसले को इस तरह देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये सब इतना मुफीद नहीं है जितना कि एक उम्मी शख्स 1400 साल पहले थे, क्योंकि ये सब अभी भी हो रहा है। ये मुफीद है। ये कैसे मुफीद नहीं है? वो दौर खत्म हो गया। मसलन हिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि बच्चियों को दफनाने की रस्म खत्म हो गई। इस दौर में अभी तक ये सब हो रहा, बदकिस्मती से जारी है। फिर अगर मैं उस घर के पीछे जाकर किसी बच्ची को दफना दूं तो शायद कोई भी हिस्ट्री की किताबों में ये नहीं लिखेगा
कि मैंने उस बच्ची को दफनाया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ये भुला दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये मज़ाक का खेस है। साफ जाहिर है कि कोई प्रेग्नेंट है। जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो सबको पता होता है। अगर बच्चा गायब हो जाए तो ये बात सोसाइटी में ज़रूर सामने आएगी। तो ये एक गुनाह नहीं है कि जो आप कर सकते हैं इसको खुद मैनेज कर सकते हैं। मसलन बहुत हो जाए तो उसे बच्चे की गुमशुदगी के तौर पर ज़रूर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हिस्ट्री हमेशा बड़े वाक़यात को देखती है। मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री एक बच्चे की गुमशुदगी को अहमियत देगी। वो एक बच्चे को अहमियत नहीं देंगे, लेकिन अगर बच्चे हज़ारों की तादाद में दफनाए गए तो वो ज़रूर अहमियत देंगे। जी हाँ, अगर वो 1000 को 1 में कम करे तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी तो पहले ही। हम 1000 को 1 में कम नहीं कर सकते, बल्कि ये बढ़ता जाता है। क्या रेट्स हैं? खैर अभी वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं। लेकिन बदतरीन इजाफा जो नंबर हम सुनते हैं वो बदतरीन इजाफा है। ये अफसोसनाक है। खैर शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, थैंक्स।